Hi everyone, welcome back. And in last lecture, we completed the first chapter of nuclear physics, which was about the atomic nucleus and its properties, right? So from today, we are going to start with the second chapter, that is nuclear models. Okay. So अभी तक हमें clear है कि the core of the atom is known as the nucleus, right? And it contains proton and neutrons. And these protons and neutrons are known as the nucleons, right? इतना अभी तक हमें clear है. और जो ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू द न्यूक्लियर फोर्सेस विच आर शॉर्ट रेंज एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर. एंड फर्दर हमने देखा था कि जो कुछ न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द अदर न्यूक्लियस. सो टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस वी रिक्वायर सम न्यूक्लियर मॉडल. और डिफरेंट मॉडल्स सजेस्ट किए गए हैं टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे कि ऑप्टिकल मॉडल हो गया, फर्मी गैस मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, कलेक्टिव मॉडल है, सेल मॉडल है. ओके, सो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मॉडल सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है. कोई मॉडल कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, दूसरा मॉडल दूसरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है. ओके, सो बट जो हमारे सिलेबस में है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल है उसको ही हम डिस्कस करेंगे. और मेनली इन्हीं से जो CSI और नेट और गेट में इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लिक्विड ड्रॉप मॉडल. ओके, सो इसकी एप्लीकेशन क्या थी? जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है इससे हमने न्यूक्लियर मास का फॉर्मूला निकाला था, जिसको हम सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी अजम्पशन देखेंगे. जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है इसमें हमने न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप की तरह माना है, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो किसकी तरह होंगे? फिर जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन होते हैं. ओके, सो बेसिकली दोनों की प्रॉपर्टीज को सेम मान के चलते हैं. इसमें अजम्पशन यही है कि जो भी लिक्विड ड्रॉप की प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के. तो सबसे पहले क्या है कि जो डेंसिटी है दोनों के केस में, न्यूक्लियस में भी और लिक्विड ड्रॉप में भी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है. ये सच है बिकॉज अगर कोई भी लिक्विड ले लिया हमने, है ना, तो अगर उसका वॉल्यूम चेंज भी करेंगे तो उसकी डेंसिटी तो चेंज नहीं हो जाती. तो सिमिलर केस हमारे न्यूक्लियस के साथ है. उसकी भी जो डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट, और जो हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी उसकी वैल्यू वाज अराउंड 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और अगर हम इसको न्यूक्लियॉन्स की फॉर्म में देखेंगे तो इट कम्स अराउंड 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब. सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज. सेकेंड प्रॉपर्टी है जो कि अजम्पशन मानना है इस मॉडल के लिए, दैट इज इनकम्प्रेसिबिलिटी. न्यूक्लियस को भी और लिक्विड को भी दोनों को इनकम्प्रेसिबल माना गया है. थर्ड इज कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्विवेलेंट टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन होते हैं वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं, किससे? न्यूक्लियर फोर्सेस से. और उनके पास एक पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी होती है. अगर हमें किसी न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से फ्री करवाना है तो उसके लिए हमें उसको बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी. सिमिलर केस किसके साथ है? लिक्विड ड्रॉप के साथ. अगर लिक्विड को हमें वेपर मॉलिक्यूल को हमें फ्री करना है, मॉलिक्यूल्स को फ्री करना है वेपर फॉर्म में, तो उसके लिए हमें लेटेंट हीट देनी पड़ती है. सो ये प्रॉपर्टी भी दोनों में हमने सिमिलर मानी है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिसइंटीग्रेशन, और यू कैन से रेडियो एक्टिविटी, दैट इज इक्विवेलेंट टू इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. अब जैसे लिक्विड ड्रॉप है, अगर उसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री हो जाएंगे. ऐसे ही हमारा कोई अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है थ्रू द रेडियो एक्टिविटी. उसमें वो क्या करता है? एमिट करता है पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल और बीटा पॉजिटिव. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लास्ट चैप्टर में कि कोई भी अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट करता है, और एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट करता है. तो उसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स फ्री हो रहे हैं, निकल रहे हैं. ऐसे ही हमारे लिक्विड ड्रॉप में होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हो रहे हैं. तो ये हम सिमिलर मान सकते हैं दोनों को. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूजन फॉर्मेशन, दैट इज इक्विवेलेंट टू द कंडेंसेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. दोनों ही केसेस में क्या है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल. लिक्विड की अगर दो स्मॉलर ड्रॉप्स हम ले लें और उनको मिला दें तो एक बिगर ड्रॉप हमें मिल जाएगी, राइट. सिमिलरली अगर कोई दो लाइट न्यूक्लाई है, अगर उनको हम कंबाइन करेंगे, फ्यूज करेंगे टुगेदर, तो वो क्या करेंगे? एक बिगर न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो सिमिलर फॉर बोथ द केसेस, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पोटेंशियल बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस
is equivalent to the surface tension for the liquid drop. So इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में एक स्फेरिकल इनक्लोजर में मूव करते रहते हैं और उसको हम न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं. और सिमिलर केस क्या होता है कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो एक स्फेरिकल शेप में होती है एंड दैट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इमीडिएट नेबर इफेक्ट. सो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो सिर्फ अपने आसपास वाले न्यूक्लियॉन से ही इंटरेक्ट करता है और जिसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो सैचुरेट हो जाती है. सिमिलरली क्या होता है, जो लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बस अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल से ही इंटरेक्ट करते हैं और एक जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं. ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज दैट द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दे बोथ वर इजीली एक्सप्लेन बाय दिस मेथड. फ्यूजन का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. फ्यूजन में क्या होता है, जो हैवियर न्यूक्लियाई होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई. सिमिलर किसका है, लिक्विड ड्रॉप का, जिसमें अगर हम एक बड़ी ड्रॉप को लेंगे उसको अगर ऑसिलेट करवाएंगे तो वो दो स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक हो जाएगी. सो इससे हम फ्यूजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फिनोमेना से. सो दीज वर ऑल द अजम्पशंस फॉर दिस लिक्विड ड्रॉप मॉडल. ओके.